राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प कोचिंग क्लासेस वैदिक गणित के पार्ट सेकंड में। पार्ट फर्स्ट में हमने सभी प्रकार के गुणा देख लिए थे, जोड़ देख ली थी, बाकी देख ली थी, भाग देख लिए थे। आज पार्ट सेकंड में अपन वर्ग और घन देखते हैं और बीजीय गणित से समीकरण को सोल्व करने की ट्रिक देखते हैं। तो पार्ट सेकंड को शुरू करने से पहले गुरु वंदना कर लेते हैं। सदा शिव समारंभ तथा पाणिनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरुं परंपरा। आइए पार्ट सेकंड का वर्ग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला प्रश्न वर्ग का। वर्ग निखिलम विधि से दो सूत्र लिखे मैंने आपके सामने बोर्ड पर। पहला सूत्र लिखा, संख्या का वर्ग जब आधार से करना हो तो संख्या का उसका वर्ग का ज्ञात करने का सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। जब आपको उपाधार विधि से अगर आपको वर्ग ज्ञात करना है निखिलम विधि में तो सूत्र वही है, सिर्फ आगे अपन क्या लगा देते हैं, उपाधार अंक लगा देते हैं। उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये है दो सूत्र। तो पहले आप इन दोनों सूत्र को लिख दीजिए, फिर अपन सवाल देखते हैं। स्क्रीन पर पहला सवाल ये है। पहला सवाल है 97 का हमें वर्ग ज्ञात करना। दोस्तों इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊँ। दोनों तरीकों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसे लेना, ठीक है। पैसे नहीं लूँगा आपसे मैं। दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप लेना, लेकिन पैसे मैं नहीं लूँगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना सर हमारे को तरीका बता रहे पैसा मांगेंगे, पैसा हम नहीं मांगेंगे। इसलिए आप दोनों तरीके सीखना, जो तरीका अच्छा लगे आप वही परीक्षा में करना, गलत कोई नहीं करेगा। पहला तरीका लेते हैं कि जब आधार संख्या हमारे पास 97 है तो सीधा सा हम देखते हैं आधार कितना आ जाएगा। आधार आ जाएगा 100, क्योंकि ये जो 97 जो है वो किसके पास है, 97 आपके है यहाँ 97 की जगह 93 है। आधार आपका 100 हो जाएगा। 93 किसके पास है, 100 के पास। तो सीधा सा हमने विचलन ले लिया। विचलन कितना ले लिया, यहाँ उपाधार की जरूरत नहीं होती। अगर आप आधार 10 लेते तो उपाधार की विचलन लेते तो कितना हो जाएगा, -0.7। अब हमारे को पता है जब 93 का वर्ग करते हैं आधार आता है तो उसका सूत्र क्या होता है। तो आपको हर सवाल में सूत्र लिखना ज़रूरी है सबसे पहला तो ये, ताकि एग्जामिनर को लगेगा कि बालक को सूत्र याद है। संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। संख्या क्या है मेरी 93, विचलन क्या है -0.7, ऑब्लिक विचलन क्या है -0.7 का क्या करना है 0.7 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है। 100 में से नहीं घटाएगा, इसको उसमें से घटाएंगे तो विचलन का हो जाएगा ये। अब दोस्तों 93 में से 7 घटाएंगे अपन। 93 में से जब अपन 7 घटाते हैं यानी 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 13 में से 7 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा। यानी 93 में से 7 गया तो कितना बच गया, 86। अब यहाँ इसका वर्ग करेंगे। एक चीज़ याद रखना, जब भी कोष्टक के अंदर माइनस की संख्या हो और घात ऊपर सम संख्या हो तो आंसर जो है हमेशा प्लस में आता है। और 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग जो होता है वो 49 होता है। अब चले जाओ सीधे आधार पर। आधार में कितने जीरो है, आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ से हमने लिख दिया 49, बीच में से लाइन हटा दी, 86 खत्म, क्योंकि दो अंक है दोनों तरफ। 86। इस सवाल को आप आधार 10 लेकर भी कर सकते थे। आधार मैंने क्या ले लिया, 10, यानी 93 जो है वो किसके पास है, 93 90 के पास है। तो मैंने आधार क्या लिया, 10। तो उपाधार कितना आ जाएगा, यानी 10 को मैं किससे गुणा करूँ कि 90 हो जाए, 10 × 9 कितना हो गया, 90 हो गया।
उपाधार अंक बोलो दोस्तों, उपाधार जो अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9, और विचलन बोलो दोस्तों, विचलन कितना हो जाएगा प्लस का 3। भाई 93 में 90 में 3 जोड़ोगे 93 प्लस का 3 हो गया। तो यहाँ पर अगर घात तो अभी है 2, लेकिन जब घात 3 हो तो वहाँ दिक्कत नहीं होता है। तो अपन क्या लिख देंगे, संख्या कितनी है, संख्या है 93 प्लस विचलन कितना है 3 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। 93 और 3 कितना हो जाएगा आपका 96। ये हो जाए विचलन कितना है, विचलन तो 3 ही हो जाएगा ना। अब संख्या कितनी है आपके पास, संख्या कितनी है आपके पास, लेकिन ये दोस्तों ये ध्यान रखना, उपाधार के लिए अपन क्या लेते हैं, उपाधार के लिए आगे ले लेते हैं 9। 93 प्लस 3 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 93 और 3 कितना होता है 96, 93 और 9 हो जाता है 96 हो जाता है। अब 96 का गुणा आपको 9 से करना है, ठीक है। 96 का गुणा आपको 9 से करना है, तो कितना हो जाएगा 9 छंग 54, 54 का 4 हासिल लग गया 5, 9 9 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, बच गया 9। आधार में कितना 0 1, तो 1 0 है, पीछे से एक अंक ही है तो लिख दिया 86 49, इसका आंसर आ जाएगा। और इधर भी आंसर कितना आ रहा है 86 49। तो आप किसी भी सवाल को आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, आप 100 से भी कर सकते हैं और 10 से भी कर सकते हैं। एक सवाल और बता देता हूँ, इसमें 211 का वर्ग करना है निखिलम विधि से। अब आधार 211 यानी आधार कितना लेंगे 200 नहीं, आधार हमेशा क्या लेते हैं, आधार हमेशा 10 की घात लेते हैं। तो आप आधार कितना ले लेंगे, आधार ले लेंगे आप 100। अब मैं 100 को किससे गुणा करूँ, 200 हो जाए 2 से, तो वो 200 जो होगा वो क्या कहलाएगा, उपाधार कहलाएगा। यानी 100 × 2 किया तो कितना आ गया 200, वो क्या कहलाएगा उपाधार। अब उपाधार अंक जो होगा वो कितना होगा, उपाधार अंक कितना हो जाएगा 2, और विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हो जाएगा 11 प्लस का, ठीक है। ये सारी रामायण महाभारत जो भी है वो सब लिखनी पड़ेगी, रामायण का हो महाभारत का हो, तब ये लिखोगे तब जाके नंबर मिलेगा। रामायण महाभारत नहीं लिखोगे ये तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब 211 का वर्ग करना है, सूत्र क्या होता है, संख्या का स्क्वायर, इन भाई साहब को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उपाधार है तो आगे क्या आ जाएगा, उपाधार अंक आ जाएगा इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इन पूरे भाई साहब को लिखोगे तब जाके आगे वाले भाई साहब नंबर देंगे। उपाधार अंक कितना है 2 है, संख्या कितनी है 211 है, विचलन कितना है 11 है, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर कितना हो गया 11। 211 में 11 जुड़े तो 222, और 222 का गुणा 2 से करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है। 222 का गुणा 2 से गया तो 4, 3 बार लिख देंगे और 121, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, आधार को देखना है कितने जीरो है, आधार में 2 जीरो है, पीछे से 2 अंक लिख दीजिए। यहाँ पर बचे कितना गया 1, 444 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 445, यानी 44,521 जो है इस संख्या का वर्ग हो जाएगा 44,521। ये है निखिलम विधि से वर्ग करने के सवाल। इसके अलावा जो इसके 2 सवाल बचे हुए हैं वो आप मुझे करके बताना, नहीं हो तो आप कमेंट में मुझे कमेंट ज़रूर कर देना कि सर हमसे ये सवाल नहीं हुआ। और अगर सवाल बचे हुए जो मैं नहीं करा रहा हूँ वो हो भी जाते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमारे से सवाल हो गया, ताकि मुझे लग जाए, पता चल जाएगा आपका सवाल हो गया, नहीं अन्यथा नहीं तो मैं सवाल बताऊँ। अब देखते हैं अपन घन देखते हैं निखिलम विधि से। घन कहो या घनफल निखिलम विधि से निकालना है। घन और घनफल एक ही होता है। यहाँ पर मैंने आपके सामने स्क्रीन पर 2 सूत्र लिखे, एक तो आधार का लिखा है, एक उपाधार का लिखा है। आधार के लिए सूत्र होता है संख्या प्लस 2 × विचलन ऑब्लिक 3 × विचलन का स्क्वायर, वी का मतलब है विचलन, ऑब्लिक विचलन की घात 3।
ये तो हो गया आधार। लेकिन उपाधार के लिए सूत्र क्या होता है कि उपाधार अंक का स्क्वायर, सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है, फिर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3। आपको सूत्र याद होना चाहिए सभी। अब देखते हैं अपन पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 14 का मुझे क्यूब ज्ञात करना है। संख्या मेरे पास है 14, उसका मुझे घन ज्ञात करना है निखिलम विधि से। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या लेंगे, आधार लेंगे। आधार क्या लेंगे, आधार 10 लेंगे, क्योंकि 14 जो है 10 के पास है। तो विचलन कितना आ जाएगा, विचलन आ जाएगा प्लस का 4, कोई उपाधार की जरूरत नहीं है। अब सूत्र आधार के लिए क्या होता है, संख्या का क्या लिखना है, संख्या का करना है क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात कितना हो गया 3। अब संख्या कितनी है 14 प्लस 2 इंटू कितना हो गया विचलन, विचलन कितना है प्लस का 4 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का क्या करना है स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात क्या करनी है 3। पहले गुणा होता है बाद में जोड़ते, बोर्डवांस नियम से। 4 इंटू 2 8, 14 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 22। 4 का वर्ग होता है 16, 16 इंटू 3 क्या तो 16 3 48, और 4 का क्यूब होता है 64। आधार में चले जाओ, आधार में कितना जीरो है, आधार में एक जीरो है, तो इन सब में से एक एक अंक रखना है, बचे हुए को सब में जोड़ना है। 64 में से एक अंक रखा 4, बचा कितना 6। 48 में 6 जोड़ा, 48 और 6 54, 54 का हो गया 4, 8 6 14 तो 48 6 54, 54 का हो गया 4, बचा कितना 5। 22 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 27। तो 14 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 14 का क्यूब होता है 2744। 14 का क्यूब कितना होता है 2744। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर 97 का घन करना है। वही 97 का आधार क्या हो जाएगा, 97 के लिए जो आधार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100। आप 10 लेकर भी कर सकते हो, तो फिर उसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी उपाधार की। इसको मैं 100 से ही बता रहा हूँ क्योंकि इसमें माइनस आएगा, और माइनस का जब भी संख्या आ जाती है तो उसको करते कैसे, इसलिए मैं इसको आधार 100 से ले रहा हूँ। और विचलन कितना आ जाएगा, विचलन आ जाएगा आपका माइनस का 0.3, 2 अंक है 2 जीरो है इसलिए माइनस का 0.3 इसका विचलन आ जाएगा। विचलन आ जाएगा आपका माइनस का 0.3 लिखो या माइनस का 3 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं संख्या का क्यूब, ठीक है, ऑब्लिक संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3। जहाँ जहाँ संख्या है वहाँ संख्या लिख दीजिए। संख्या 97 प्लस 2, विचलन कितना है माइनस का 3 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन कितना है माइनस का 3 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन कितना है -3 की घात 3। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप -0.3 लिखो या -3 लिखो। अब देखते हैं अपन, पहले गुणा होता है तो 2 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 97 में से 6 ऑब्लिक 3। मैंने पहले भी बताया कि अगर कोष्टक के अंदर कोई भी संख्या माइनस की और घात सम संख्या हो तो आंसर हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 3 की घात 3 कितना होता है -27। 97 में से 6 गया तो कितना बचा 91, 9 इंटू 3 गया तो 27 -27। अब दोस्तों यहाँ पर संख्या आ गई -27। अगर मैं आपको खाली कहूँ कि 97 का क्यूब करके मुझे बताओ साइड में, तो क्या उसका जो आंसर आता है उसमें माइनस की संख्या आती है, नहीं आती है। तो अब दोस्तों जब भी आपके पास माइनस का अंक आ जाता है तो उसको कैसे करते हैं वो देखना कि जहाँ यहाँ क्या है -27, तो आपको सीधा जाना है आधार में। जब भी माइनस का अंक आ जाता है तो जो आप आधार मानते हो उसके बराबर कितना लेना है, आपको 1 लेना है। माइनस की संख्या जब भी आ जाती है तो जो आपने आधार माना, हमने यहाँ आधार कितना माना है, हमने यहाँ आधार 100 माना है, तो अपन 100 के बराबर कितना लेंगे
1। अगर मैं आधार 10 मानता तो 10 के बराबर कितना लेता 1। अगर मैं आधार 1000 मानता तो 1000 के बराबर कितना लेता 1। तो मैंने यहाँ आधार 100 माना तो 100 के बराबर मैंने कितना ले लिया 1। तो 200 के बराबर कितना हो जाएगा 2। 300 के बराबर कितना हो जाएगा 3। इस तरह से कहाँ तक जाएगा 1000। 1000 के बराबर कितना हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा, यानी 1000 के बराबर 10 और 10 के बराबर फिर से क्या ले लेंगे 1। यानी ये चीज़ अगर यहीं में आधार 10 लेता तो 10 के बराबर 1, 20 के बराबर 2, 30 के बराबर 3, 40 के बराबर 4। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये आपका रफ में बताया मैंने इसलिए। अब ये देखो कि ये -27 जो है वो 100 में से घट सकता है क्या, बिल्कुल। 200 में से घट सकता है, बिल्कुल। लेकिन आपको 100 में से ही घटाना है, क्योंकि 100 में से घट सकता है। अगर यहाँ पर -127 होता तो आप क्या लेते 200, ठीक है। यहाँ 27 है तो 100 में से घटा सकते हैं। तो इस माइनस वाली संख्या को आपको किस में से घटाना है 27 में से 100 में से घटाना है। इस 100 के बराबर हमने क्या माना 1, तो जस्ट इसके आगे वाली संख्या है उसमें से कितना घटाना है 1 घटाना है। और यहाँ कितना लिखना है 97 में से 6 गया तो 1, 97 में से 7 में से 6 गया 1, 91 बच गया। यहाँ कितना बच गया 91, यहाँ लिख दिया मैंने 91। यहाँ 27 में से 1 गया, कितना लिख दिया 26। और 100 में से 27 गया तो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ लिख दिया 9 में से 2 गया तो 7। 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 2 गया तो लिख दिया मैंने 7। अब आपको क्या करना है, आधार में कितने जीरो है 2 जीरो है, सब में 2-2 अंक है, तो आंसर हो जाएगा 91, 26, 73। इसका आंसर क्या हो जाएगा 91, 26, 73। यानी जब भी आपके पास माइनस वाली संख्या आ जाती है तो आपने जो आधार लिया है उस आधार के बराबर आपको कितना लेना है, उस आधार के बराबर आपको 1 लेना है। यहाँ हमने आधार 100 लिया तो 100 के बराबर कितना लूँगा मैं 1 लूँगा, 200 के बराबर 2, 300 के बराबर 3। अब -27 है तो -27 100 में अपन माइनस कर सकते हैं, तो -27 को 100 में से माइनस करेंगे और इसके जस्ट आगे वाली जो संख्या है उसको अपन किस में से उसमें से अपन कितना माइनस कर देंगे 1। तो ये जब भी किसी संख्या का आपको घन निकालना हो तो इस तरीके से करते हैं। इसके बचे हुए सवाल दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, बचे हुए सवाल आप करेंगे, हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे से ये सवाल हो गया। और अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कि बीजीय समीकरण का हल करना, और बीजीय समीकरण का हल भी किस विधि से करना है, वैदिक विधि से। वैदिक विधि से बीजीय समीकरण का हल करने के लिए हमारी किताब में, हमारे सिलेबस में 2 सूत्र दे रखे हैं, सूत्र परावर्ती योजयित और सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। दोस्तों सूत्र परावर्ती योजयित से 4 सूत्र है इसके अंदर, और सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से 6 सूत्र हैं, ठीक है। अब सवाल इसमें किस टाइप से आता है वो मैं बता देता हूँ। सवाल जैसे आएगा, कोई सा भी समीकरण आ गया और उस समीकरण के ऊपर लिखा हुआ आएगा कि सूत्र परावर्ती योजयित से इसको सरल कीजिए। ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि सूत्र परावर्ती योजयित के सूत्र नंबर 1 या सूत्र नंबर 2 से, ऐसा नहीं आएगा। सीधा ऊपर नाम आ जाएगा उससे सिद्ध। ठीक इसी प्रकार शून्य साम्य समुच्चय से अगर सवाल आता है तो उसके ऊपर भी ऐसा ही लिखा हुआ आएगा कि समीकरण को शून्य साम्य समुच्चय से सरल कीजिए। इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि सूत्र संख्या 6 या सूत्र संख्या 5। हमें पता करना पड़ेगा कि सूत्र संख्या कौन सी लग रही है। तो दोस्तों एक थोड़ी सी आपके लिए राहत ये दे देता हूँ मैं कि इसके अंदर जो 6 सूत्र है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, स्टार्ट के जो 2 सूत्र है उस पर कभी भी सवाल नहीं पूछा जाता है। लास्ट के 2 सवाल मतलब 3 सूत्र, लास्ट के 3 सूत्र, स्टार्ट के आप 3 मान लीजिए, 2 की जगह आप 3 मान, स्टार्ट के जो 3 सूत्र है कभी भी सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। और स्टार्ट लास्ट के जो 3 सूत्र है सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है, जिसमें से भी सूत्र नंबर जो 6 है सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है, ठीक है। और इसमें परावर्ती योजयित में टोटल 4 सूत्र है, 1, 2, 3 और 4।
परावर्ती योजयित में कितने सूत्र हैं? परावर्ती योजयित में 4 सूत्र हैं। सवाल आएगा तो समीकरण सूत्र का नाम दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं आएगा कि सूत्र नंबर 1, 2, 3 से करो। सेम इसी में भी, लेकिन इसमें हमें इन तीनों सूत्रों का दिमाग में रखना जरूरी है कि किससे इसको किस सूत्र से करते। लेकिन मैं एक आपके लिए एक छोटी सी राहत ये दे देता हूँ कि ये जो इस परावर्ती योजयित से जब भी समीकरण को सोल्व करना होगा, इन 4 सूत्रों को सिर्फ मैं एक सूत्र ही बता रहा हूँ, और आपको जब भी इस सूत्र से समीकरण को हल करना हो तो आपको दोस्तों वही सूत्र लगाना जो मैं आपको बता रहा हूँ। वही आपकी रामबाण तरीका है कि आपका रामबाण विधि क्या है कि जब भी सवाल आपको इस विधि से या इस सूत्र से आ जाए तो आपको एक ही सूत्र लगाना, ax + b = cx + d। चाहे समीकरण किसी भी रूप का हो, आपको समीकरण को इस रूप में बनाना है कि ax + b = cx + d। x की वैल्यू निकालोगे, x बराबर हो जाएगा d - b/a - c। यानी इन 4 सूत्रों को मैंने मिक्सर में पीस दिया, और मिक्सर में पीसने के बाद उसका एक सूत्र बना दिया। बहुत अच्छी तरह से पीसा इन चारों सूत्रों को। इन चारों सूत्रों को पीसने के बाद एक सूत्र बनाया मैंने। गारंटी देता हूँ कि सवाल इस नाम से आएगा, सूत्र के नाम से नहीं आएगा। सवाल को आपको इस रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? ax + b = cx + d = x। तो उसमें x का वैल्यू निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा d - b/a - c। तो पहले आप इस टेबल को नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं सवाल। जब भी आप सवाल नोट करें तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर उसके बाद आराम से सवाल उतारिए। पहला सवाल सूत्र परावर्ती योजयित से, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये। पहला सवाल 13x - 14 = 9x + 10। मैंने बताया था आपको कि सूत्र परावर्ती विधि से जब भी सवाल को करना है तो आपको रूप कौन सा याद में रखना है कि ax + b = cx + d। इसमें सारे मान किसके हैं? प्लस के। वो ही क्या ये जो सवाल हमारे को दिया वो इस रूप का है। अब इसमें अगर मैं a का मान पूछूं तो कितना है? a का मान है 13। b का मान पूछूं तो कितना है? -14। ठीक है, -14। c का मान पूछो तो 9, और d का मान पूछो तो 10। मान निकालने के लिए सूत्र क्या बताया? x बराबर होता है d - b/a - c। d का वैल्यू कितना है? 10, माइनस सूत्र का। b का वैल्यू कितना है? -14/a का वैल्यू कितना है? 13 - c का वैल्यू कितना है? 9। 10 माइनस कितना हो गया? +10 + 14/13 - 9। ठीक है, 10 और 14 कितना हुआ? 24। 13 में से 9 गया, कितना हुआ? 4। 4 का भाग 24 में दिया, कितना आया? 6। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आपका आ गया 6। तो दोस्तों, जब भी सूत्र परावर्ती योजयित से कोई सा भी सवाल आए तो आप उस सवाल को ax + b = cx + d के रूप में बदलने की कोशिश करिएगा। और फिर एक सवाल मैं और बताता हूँ इसका। 2x + 1/3x + 4 = 1/3। ठीक है, ये सवाल है, और सवाल का नाम क्या है? परावर्ती से हमें सोल्व करना है। यानी परावर्ती से सोल्व करोगे, और मैंने कौन सा रूप बताया? ax + b = cx + d। क्या इस रूप का सवाल है? नहीं है। जब दो भिन्न संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो कैसा गुणा करते हैं? व्रज गुणा। तो 3 का गुणा कर देंगे 2x + 1, और 1 का गुणा कर देंगे 3x + 4 से। क्या अब भी उस रूप का आया? नहीं आया। अब 3 का गुणा इस कोष्टक से करते, 3 × 2 6, प्लस 3 का गुणा 1 से किया 3 बराबर 1 × 3 3x + 4। अब आ गया तो एक किस रूप का आ गया? ax + b = cx + d। a का वैल्यू बोलो 6, b का वैल्यू बोलो 3, c का वैल्यू बोलो 3, d का वैल्यू बोलो 4। हमें किसका मान निकालना है? x का क्या होता है? d - b/a - c। d का वैल्यू कितना है? 4, माइनस b का वैल्यू कितना है? 3 अपॉन a का वैल्यू कितना है? 6, और c का वैल्यू कितना है? 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया तो 3। यानी x का वैल्यू जो आया वो कितना आया? x का वैल्यू आ गया 1/3।
आप ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट सवाल और बता देता हूँ, सारे सवाल आप इसी पैटर्न से करने की कोशिश करिएगा, आपसे हो जाएंगे, नहीं हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब ये सवाल है सूत्र परावर्ती से सोल्व करना है समीकरण को x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 11। क्या ये सवाल जो है मैंने जो समीकरण का रूप बताया ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी उस रूप का है? नहीं है। तो सबसे पहले उस रूप का बनाने की कोशिश करते हैं। x का गुणा x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x का गुणा 9 से किया 9x प्लस 7 का गुणा x से क्या 7x प्लस 7 का गुणा 9 से क्या 63, x का गुणा x से क्या एक्स स्क्वायर, x का गुणा -11 से क्या -11x, -8 का गुणा x से क्या x और -8 का गुणा -11 से क्या तो प्लस का 88। फिर हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 6 15 और 1 16x प्लस 63 बराबर एक्स स्क्वायर -11 और 8 19x प्लस 88। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है तब भी नहीं बना, अभी तक समीकरण का रूप नहीं बना। ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर प्लस का पक्षांतर करूँगा तो क्या आ जाएगा माइनस का, तो मैंने पहले से इनको इधर से उड़ा दिया। अब क्या बच गया 16x प्लस 63 बराबर -19x प्लस 88। अब क्या ये इस रूप का बन गया ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, तो बन गया है। तो ए का मान कितना है 16, बी का मान कितना है 63, सी का मान कितना है -9, डी का मान कितना है 88। सूत्र क्या होता है एक्स बराबर डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। डी की वैल्यू कितनी है 88 -9 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 16 और एक मिनट, डी माइनस बी की वैल्यू है 63 अपॉन ए की वैल्यू है 16 माइनस सी की वैल्यू है -9। 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2, 16 और 9 25, 25/25 किया कितना आया 1। तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया, इस पूरे का जो आंसर आया वो आया, पूरे का आंसर कितना आ गया, पूरे का आंसर आ गया आपके 1। पूरे का आंसर कितना आ गया 16 और 9 25 ही हो गए ना, यही होगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 63 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, कहीं गलती तो नहीं है ना, ठीक है 7 9 63, इसको ऐसा कह दीजिए एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7x प्लस 9 7 63 एक्स स्क्वायर -11x माइनस 8x प्लस 88, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 9 और 6 15 और 1 16 प्लस 63 -11 और 8 -19 प्लस 88, ठीक है। एक्स प्लस ए का मान 16, बी का मान 63, सी का मान सी का मान हो जाएगा -19, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 माइनस का 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 88 में से 63 किया 25 और 16 और 19 हो जाएगा आपका 35। 16 और 19 कितना हो जाएगा 35। 25 और 35 दोनों 5 के पहाड़ से कटते हैं 5/7, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 5/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो सूत्र परावर्ती योज्य से समीकरण को सोल्व करने का रूप, एक समीकरण का रूप क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। कोई सा भी सवाल अगर इस सूत्र से आए तो आप सभी को ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी का रूप बनाना। अब अपन देखते हैं सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के सूत्र। तो स्क्रीन पर पहला सवाल शून्य साम्य समुच्चय, मैंने यहाँ पर 2 सवाल लिखे और ये जो सवाल है वही इसके 6 सूत्र पर है। तो पहला सूत्र ये कहता है कि जब भी किसी समीकरण में दोनों पदों में, जब भी किसी समीकरण में दोनों पदों में अगर समान मान हो, यदि समीकरण के प्रत्येक पद में x का जो मान है या x का एक उभयनिष्ठ पद है, तो उस पूरे को बराबर किसके रख देते हैं, शून्य के बराबर। अब जैसे a इंटू एक्स माइनस 1
प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन बराबर सी इंटू एक्स माइनस वन प्लस डी इंटू एक्स माइनस। तो इसमें उभयनिष्ठ पद क्या है, एक्स माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन के बराबर अपन क्या लिख देंगे, जीरो। यानी इन सभी में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, एक्स माइनस वन। इस पूरे को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक। यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक। यानी पहला नियम ये कहता है कि अगर समीकरण के दोनों पक्षों में एक्स एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है तो उसको किसके बराबर रख देते हैं, जीरो के बराबर। दूसरा सवाल और दूसरा सूत्र ये कहता है कि एक घातीय, सब में एक एक घाती है, एक घातीय के दोनों पक्षों में अगर स्वतंत्र पद समान है तो चर का मान क्या होता है, जीरो। स्वतंत्र पद क्या है, एक, तीन और क्या है, चार। ये 2x और ये 5x चर है। तो एक और तीन को जोड़ा कितना आया, चार। इसका मान किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। यानी स्वतंत्र पद दोनों बराबर है तो x बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। सीधा सा, यानी जो चर मान है क्या हो जाएगा, चर मान 2x बराबर जीरो। यानी x का जो वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा सा क्या लिख लेंगे, जीरो। या 5x बराबर भी जीरो लिख सकते हैं आप, या 5x बराबर भी जीरो। तो x बराबर कितना आ गया, जीरो। ठीक है, तो स्वतंत्र पद क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहला नियम मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला नियम क्या है कि x का जो मान है या x वाला पद दोनों पक्षों में सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, तो उस x को जीरो के बराबर। सेकंड है कि एक घातीय दोनों पक्षों में अगर स्वतंत्र पद बराबर है तो पूरा चर मान जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब देखते हैं सूत्र नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर। ये दोनों सूत्र है। सूत्र नंबर तीसरा सूत्र कहता है यदि समीकरण में दोनों भिन्नों के अंश परस्पर समान हो तो उनके हरों का योग शून्य के बराबर रख देते हैं और उससे हमारे को किसका मान आ जाता है, x का। यहाँ पर दो पद है और दोनों पदों के भिन्न के अंश देखो, 5 5 1 1 बराबर है। तो ये जो दोनों हर है उन हरों का जो योग है उसको किसके बराबर रख देते हैं, जीरो के बराबर। 3 और 2 5x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो 5x बराबर माइनस का 10, यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10/5 बराबर माइनस का 2। यानी x का वैल्यू कितना आया, यहाँ पर भी दो भी पद है, दोनों पदों के अंश बराबर है तो हरों का योग कर देते हैं। x + 4 प्लस x - 6 बराबर जीरो। 2x माइनस का 2 बराबर जीरो। यानी 2x बराबर 2, x बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी ये हो सूत्र नंबर आपका तीसरा कि दो पद है और दोनों पदों के अंश जब बराबर हो जाते हैं तो हरों का योग शून्य के बराबर रख देते हैं, उससे चर का मान प्राप्त होता है। अब सूत्र नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 5, लेकिन सूत्र है चौथा, और सूत्र चौथा कहता है कि यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग दोनों पक्षों के हरों के योग के बराबर हो तो किसी भी एक योग को शून्य के बराबर रख देते हैं। यानी दोनों पक्षों के अंशों का योग दोनों पक्षों के हरों के योग के बराबर हो या एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी एक योग को जीरो के बराबर रख देते हैं और आंसर। अब जैसे दोनों पक्षों के अंश क्या है, 2x + 1 2x + 4, 2 और 2 4, 1 और 1 4, यानी बराबर। तो दोनों पक्षों के अंशों का योग 2x + 1 + 2x + 4 बराबर कितना, 4x + 5। दोनों पक्षों के हरों का योग 2x + 4 प्लस 2x + 1 बराबर कितना, 4x + 5। तो किसी भी एक योग को किसके बराबर रख देते हैं, जीरो के। तो 4x बराबर -5, x बराबर कितना, -5/4। ये इसका आंसर। सवाल नंबर 5 सूत्र नंबर चौथा। अब देखते हैं अपन सूत्र नंबर 5वां। सूत्र नंबर चौथा और सूत्र नंबर 5वां सेम है, मतलब थोड़ा सा उसमें अंतर है कि सूत्र नंबर 4 क्या कहता है, सूत्र नंबर 4 ये कहता है कि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग
दोनों पक्षों के हरों के योग के बराबर। और समीकरण 5 सूत्र नंबर 5 ये कहता है कि दोनों पक्षों के अंश और हर का योग दूसरे पक्ष के अंश और हर के योग के बराबर होता है। तो समीकरण सूत्र नंबर 5 देखते हैं सवाल के साथ। सवाल नंबर 6 और सूत्र नंबर 5। सूत्र नंबर 5, सूत्र नंबर 4 क्या था? सूत्र नंबर 4 में भी दो पक्ष थे, अंश हर और अंश। लेकिन सूत्र नंबर 4 ये कह रहा था कि दोनों पक्षों के दोनों अंशों का योग दोनों हरों के योग के बराबर या एक निश्चित अनुपात में होता है तो किसी भी एक योग को शून्य के बराबर। लेकिन सूत्र नंबर 5 ये कहता है कि दोनों पक्षों में से किसी भी सूत्र नंबर 5 ये है कि दोनों पक्षों के अंश और हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर के बराबर या उनका अनुपात समान हो तो उस किसी भी एक अंतर को 0 के बराबर रखकर इसको सोल्व करते हैं। यानी 5वां सूत्र है कि इस अंश और इस हर का अंतर इस अंश और इस हर के अंतर के बराबर है या अनुपात में है तो किसी भी एक अंतर को आप किसके बराबर रखते हो? 0। तो 5x + 7 में से क्या घटाना है? 2x माइनस का 1। 5 में से 2 गया तो 3x, 7 में से 1 गया तो 6। x + 1 माइनस 3x माइनस का 5, ये हो जाएगा x + 1 बटे माइनस 3x माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 4, यानी माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका -2, यानी ये कितना हो जाएगा 2x + 4। यानी हमने माइनस कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने पर कितना आ जाएगा? -2x + 4 कॉमन आ रहा है, उससे कोई फर्क। या तो आप इसको आगे लिख दीजिए, इसको पीछे लिख दीजिए कि एक अंश के एक हर के अंतर का बराबर दूसरे अंश हर व अंश के अंतर के बराबर होता है। तो अब यहाँ देखते हैं अपन कि 3x + 6 और इधर कितना आ गया 2x + 4, क्या बराबर है? नहीं। लेकिन इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ तो इधर कितना बच जाता है? x + 2। इसमें से 2 कॉमन निकाल देता हूँ तो कितना बच जाता है? x + 2। यानी इसमें से 2 क्या है? इसमें से 3 कॉमन निकालो तो इधर भी x + 2 इधर भी x, तो अनुपात तो बराबर आ गया ना। और अनुपात क्या आ गया? यानी मैं यूँ लिख सकता हूँ अंतर 1 व अंतर 2 का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है? 3:2। एक निश्चित अनुपात में बांट रहे हैं तो किसी भी अंतर को, चाहे इसको 0 के बराबर रखो चाहे इसको, या सीधा यहाँ पर क्या बच गया? x + 2 कॉमन क्या आ रहा था? x + 2 उसको किसके बराबर रख दो? 0 के। पक्षांतर किया तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया -2। तो ये है सूत्र नंबर 5 और लास्ट और अंतिम सूत्र नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र। सूत्र नंबर 6 सवाल नंबर 7 सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है और सूत्र ये कहता है कि समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 2 पद हो और प्रत्येक पद का अंश समान हो। सूत्र नंबर 6 बोल रहा हूँ कि समीकरण में प्रत्येक पक्ष में 2 पद हो और प्रत्येक पद का अंश समान हो तथा वाम पक्ष के हरों का योग दक्षिण पक्ष के हरों के योग के बराबर हो तो किसी भी एक योग को 0 के बराबर रखते हैं। 2 पद हैं, 2 पक्ष हैं, प्रत्येक पक्ष के प्रत्येक पद का प्रत्येक अंश समान है तो इन दोनों के हरों का योग यानी x + 2 + x + 6 किया कितना आया? 2x + 8। इन दोनों का योग x + 1 + x + 7 बराबर कितना आया? 2x + 8। किसी भी एक हर के योग को किसके बराबर रखना है? 0 के। पक्षांतर किया 2x बराबर आया -8, x बराबर कितना आया? -8/2 बराबर -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -4। ये है सूत्र नंबर 6 का सवाल नंबर 7। ठीक है, सूत्र 6 है। अब इसी में पैटर्न यही है, सूत्र यही है, लेकिन सवाल चेंज हो जाता है तो उसको अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
अब इसमें सेकंड पैटर्न का सवाल ये आता है कि जब सवाल के बीच में माइनस हो, लेकिन हमारा सूत्र नंबर 6 क्या कहता है कि दो पक्ष हो, दोनों पक्ष के अंदर दो पद हो, प्रत्येक पद का अंश क्या हो, समान हो, तब सूत्र नंबर 6 लगता है। वही एक प्रत्येक पद का अंश समान है तो वाम पक्ष के हरों का योग दक्षिण पक्ष के हरों के योग के बराबर होता है, तो किसी भी एक योग को 0 के, तो x प्लस 2x और 8 और 6 14, 2x और 3 और 1 4, यानी हर का योग बराबर नहीं। लेकिन यहाँ पर किसका चिन्ह है, माइनस का, और यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का। तो इस सवाल को अपन कुछ इस तरह से करने की कोशिश करते हैं, इस सवाल को अपन कुछ इस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि ये माइनस वाला जो पद है इसका पक्षांतर करते हैं 1/x प्लस 6 प्लस ये हो जाएगा 1/x प्लस 3, 1/x प्लस 1, इसको पक्षांतर किया तो 1/x प्लस 8, यानी जो माइनस वाली संख्या थी उसका मैंने क्या कर दिया, उसका मैंने पक्षांतर कर दिया, उसका मैंने पक्षांतर कर दिया। अब क्या हुआ कि अब जोड़ के देखो कि x प्लस 6 और x प्लस 3, 2x प्लस 9 हो गया, इधर जोड़ा x प्लस 1 और x प्लस 8, इधर भी कितना हो गया, 2x प्लस 9। किसी भी एक योग को किसके बराबर रखते, 0 के बराबर, पक्षांतर किया, उधर भेजा माइनस का 9, x बराबर कितना आ गया, -9/2, यानी ये x की वैल्यू आ गई -9/2। तो दोस्तों यहाँ पर पहला चैप्टर आपका ख़त्म होता है वैदिक गणित का। कोशिश मैंने की है कि इस वैदिक गणित को 2 पार्ट में बांटा है, दोनों पार्ट में मैंने जितनी सवाल थे वो सारे सवाल कराए, लेकिन कुछ सवाल मैंने छोड़ दिए, तो आपको वो सवाल करने हैं। अगर सवाल हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सवाल मेरे से हो गए, नहीं होते तब भी आप कमेंट करके बताइएगा कि सवाल हमारे से नहीं हुए हैं। सवाल संख्या मुझे लिख के दे देना। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।